तो हम इसमें बात करने वाले हैं कि हमारा माइग्रेन में ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे शानबाग बुक, जो कि पेज नंबर हम लोग माइग्रेन जो टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है पेज नंबर 239 पे। तो हम पूरा शानबाग पे देखेंगे कि शानबाग में माइग्रेन को कैसे एक्सप्लेन किया गया, इसके साथ साथ कुछ अदर पॉइंट्स जो कि माइग्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो बेसिक ड्रग दी जाती है, कोई किसी पेशेंट बोलता है कि हमको आधे सर में दर्द हो रहा है या फिर हमारे बहुत ज़्यादा बार बार रीअकरिंग हमको सर दर्द देखने को मिलता है, तो हम उस केस में हम देते हैं सबसे पहले एनएसाइड्स, जिसको हम फुल फॉर्म होती है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, इसको हम अकेले दे सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सिम्टोमेटिक, सिम्टम्स पे डिपेंड करता है मतलब। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि हमको इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेना होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे पैरासीटामोल हो गया, एस्प्रिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, इसको हमको लॉन्ग टर्म के लिए देने हमको नहीं लेना है। ये किस लिए ट्रीट करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, किसी पेशेंट को अगर माइल्ड या फिर मॉडरेट माइग्रेन है, माइल्ड या मॉडरेट माइग्रेन है तो हम उसको एनएसाइड्स देंगे, बट हम इसको हम लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करते हैं। फिर दूसरा ड्रग जो हम प्रेफर करते हैं वो होती है हमारे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो मतलब माइग्रेन से एसोसिएटेड हमारे जो अटैक्स होते हैं माइग्रेन से रिलेटेड, उससे क्या होता है वॉमिटिंग और नोज़िया बहुत कॉमन होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक प्रेफर करते हैं। एंटीबायोटिक के नाम कुछ जैसे कि मेटाक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, प्रोमेथाजीन और डाइफेनहाइड्रामीन। तो मेनली हमारा हम याद कर सकते हैं प्रोमेथाजीन, हमारा याद कर सकते हैं मेटाक्लोप्रोमाइड और डाइफेनहाइड्रामीन, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट एक बार जो मेन चीज़ है वो मान लिया प्रोमेथाजीन या फिर मेटाक्लोप्रोमाइड, ये हमको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं इसके बाद तीसरे जो यूज़ करते हैं वो होती है एर्गोट प्रिपरेशंस। एर्गोट प्रिपरेशन में सबसे पहला हमारा आता है एर्गोटामाइन। इसको हम ओरली दे सकते हैं, सबलिंगुअली दे सकते हैं या सपोजिटरी प्रिपरेशन के तौर पे दे सकते हैं, क्योंकि जब मान लिया हमारा पेन हो रहा हो या फिर हमको वार्निंग सिम्टम्स आ रहे हो तब हम ये देंगे। इसको हम मॉडरेट और सीवियर माइग्रेन केसेस में हम इसको यूज़ करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये हमारे जो पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं 5-HT1B1D रिसेप्टर्स होते हैं उस पे काम करता है। मतलब ये पार्शियली एगोनिस्ट होता है, मतलब उसको हाफ काम कराता है, मतलब 5-HT1B1D रिसेप्टर पे आधा अधूरा काम करता है। वो क्या करता है, जो कि मतलब क्रेनियल जो ब्लड वेसल्स होते हैं वहाँ पे हमको प्रेजेंट देखने को मिलता है, तो आधा अधूरा उस पे काम करता है, उस वहाँ पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है तो उस पे आधा अधूरा काम करता है। तो वहाँ क्या करता है, ये जो डायरेक्टेड क्रेनियल ब्लड वेसल्स होते हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ठीक है, और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन को कम कर देगा और साथ ही साथ प्लाज्मा को मतलब एक्स्ट्रावेसेशन कर देगा, मतलब प्लाज्मा को अ, बाहर भेज देगा जो भी पेरिवेस्कुलर स्पेसेस है वहाँ पे। ठीक है, फिर एर्गोटामाइन जो होता है वो भी हमारा कैफ़ीन के साथ कॉम्बिनेशन में हम दे सकते हैं। ठीक है, कैफ़ीन जो होता है वो एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है एर्गोटामाइन का, तो इसलिए हम कैफ़ीन को हम मतलब एर्गोटामाइन को हम कैफ़ीन के साथ प्रेफ़र कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसका वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इफ़ेक्ट देखने को मिलता है क्रेनियल ब्लड वेसल्स पे, जिससे क्या होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है और जो डायरेक्टेड क्रेनियल ब्लड वेसल्स है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। फिर दूसरा जो एग्जांपल होता है एर्गोट प्रिपरेशन का वो होता है हमारा डाईहाइड्रोएर्गोटामाइन। इसको हम पेरेंटली रूट देते हैं, मतलब IMIV-SC, मतलब SC मतलब सबक्यूटेनियस और IMIV तो पता ही होगा, जब अटैक आता है तब हम देते हैं। तो ये मतलब पेरेंटल यूज़ के लिए अच्छी, अगर एर्गोटामाइन की हम कंपेरिजन करें तो। ठीक है, फिर आते हैं हमारा जो चौथा ट्रीटमेंट होता है वो हम दे देते हैं ट्रिप्टान्स के लिए। तो ट्रिप्टान्स का जो ट्रीटमेंट होता है बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल होता है आज के केसेस में। आज के मतलब हम लोग मतलब देते हैं मतलब कोई भी माइग्रेन का पेशेंट आता है तो जनरली हम ट्रिप्टान्स प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ट्रिप्टान्स क्या होता है, जो सेलेक्टिव 5-HT1B1D रिसेप्टर्स थे जो कि एगोनिस्ट होते हैं, जैसे कि जो पीछे पड़ा एगोटामाइन वो पार्शली काम कर रहा था इस रिसेप्टर पे, और ये जो ट्रिप्टान्स से कम्प्लीटली काम करेंगे इन रिसेप्टर्स पे। ठीक है, तो इसके अंदर एग्जांपल्स कौन कौन से आते हैं 5-HT1B1D रिसेप्टर्स के, सुमाट्रिप्टान, रिजाट्रिप्टान, एलिट्रिप्टान, एल्मोट्रिप्टान, ज़ोलमिट्रिप्टान, नाराट्रिप्टान। तो सुमा, रिजा, नारा, ज़ोल्मी, ऐसे इसको 4-5 बार पढ़ेंगे तो आपको नाम एकदम हैबिट में आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसको मॉडरेट और सीवियर माइग्रेन में यूज़ करते हैं। माइल्ड होगा तो एनएसाइड्स दे देंगे, माइल्ड या मॉडरेट तो एनएसाइड्स। बहुत ज़्यादा सीवियर होगा तो हम एगोटामाइन प्रेफर करेंगे, अगर या फिर हम ट्रिप्टान दे सकते हैं। मॉडरेट टू सीवियर केसेस में ट्रिप्टान दे सकते हैं या फिर एगोटामाइन देते हैं, बट हम मोस्टली हम ट्रिप्टान्स प्रेफर करते हैं। तो ट्रिप्टान्स काम कैसे करते हैं, देखो पहले माइग्रेन होता क्या है, माइग्रेन के अटैक आते क्यों हैं। तो एबनॉर्मल डायलिटेशन हो जाता है क्रेनियल ब्लड वेसल्स का, जिसके से क्या होता है सेरेब्रल इस्चीमिया हो जाता है, मतलब प्रॉपर पूरी जगह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता पूरे मतलब जो कैनल टिश्यू है वहाँ पे। इसके से क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं माइग्रेन, इसकी वजह से हमारे आते हैं माइग्रेन अटैक। तो ट्रिप्टान क्या करते हैं, सेलेक्टिव 5-HT1B1D के अगोनिस्ट होते हैं, तो ये ब्लड वेसल्स को कैनियल ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं और आर्टियोवेनस शंट प्रोड्यूस करते हैं।
ठीक है, जो कि सेरेब्रल जो ब्लड फ्लो है उसको दोबारा से रिस्टोर कर देता है। फिर क्या होता है, जब 5-HT डिक्रीज़ होता है और जो वैसे एक्टिव पेप्टाइड रिलीज़ होते हैं, जब वो 5-HT1B1 रिसेप्टर पे एक्ट करता है, मतलब जो प्री सिनेप्टिक नर्व्स एंडिंग होंगे वहाँ पे हमारे 5-HT1B1 रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे। इससे क्या होगा, जो 5-HT का लेवल है वो कम हो जाएगा, वैसे एक्टिव पेप्टाइड वहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। ये करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं प्लाज़्मा प्रोटीन को बाहर निकलने से। तो ये प्रिवेंट करते हैं जो प्लाज़्मा प्रोटीन है वो हमारे पेरीवेस्कुलर जो स्पेस है वहाँ पे ना निकले, ठीक है, तो ये उसको प्रिवेंट करते हैं। तो क्या होता है, जब वो इनहिबिट करता है कि जो प्लाज़्मा प्रोटीन है वो पेरीवेस्कुलर स्पेसिस में नहीं जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगा, इसके साथ साथ और इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि हम ट्रिप्टन को और किस केस में दे सकते हैं। मान लिया अगर एक्यूट अटैक आ रखा है माइग्रेन का, तो उस केस में भी हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि जो सुमाट्रिप्टान होता है उसको छोड़ के बाकी सारी ड्रग हम ओरली देने पड़ता है। बाकी सुमाट्रिप्टान के केस में हम उसको सबक्यूटेनियसली भी दे सकते हैं, ठीक है, सबक्यूटेनियस दे सकते हैं या फिर नेजल रूट के थ्रू दे सकते हैं। तो ज़ोलमीट्रिप्टान जो होता है, ज़ोलमीट्रिप्टान वो भी हम नेजल रूट के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। सुमाट्रिप्टान क्या होता है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, इसकी हाफ लाइफ लगभग 2 घंटे की होती है और जो बाकी जो ट्रिप्टान की बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है और थोड़ा सा उनका हाफ लाइफ भी ज़्यादा होती है कंपेयर करें सुमाट्रिप्टान से, ठीक है। फिर हम कुछ बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हम किस पेशेंट में हम ट्रिप्टान देंगे। ट्रिप्टान एक्चुअली में कर रहा है वेस्टो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है, तो जहाँ पर भी पेरिवेस्कुलर डिसीज हो रखी है या फिर इस्चेमिक हार्ट डिसीज हो रखी है, ठीक है, या फिर प्रेगनेंसी वगैरह हो रखी है, तो उस केस में हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे। अगर हाइपरटेंशन वगैरह होगा तो उस केस में प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि और ज़्यादा वेस्टो कॉन्स्ट्रिक्शन उस जो पर्टिकुलर डिजीज़ या फिर कंडीशन हो रखी है और ज़्यादा वर्स हो सकती है उस पेशेंट की। तो ट्रिप्टान और एगोट जो प्रिपरेशन उसको भी साथ में कंबाइन नहीं करना चाहिए, और ट्रिप्टान या फिर और एगोट को ध्यान रखना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर दोनों ना ली जाए। मतलब सपोज़ एक अभी हमने ट्रिप्टान ली तो हम अगले 24 घंटे में हमको एगोटामाइन नहीं लेनी है, क्योंकि वो ऐसे मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। और तो ये बात ध्यान में रखनी होती है। फिर हम बात करते हैं प्रोफाइलैक्सिस और माइग्रेन के प्रोफाइलैक्सिस के बारे में हम बात करते हैं। तो माइग्रेन के प्रोफाइलैक्सिस याद करने के लिए, मतलब प्रोफाइलैक्सिस एक्चुअली में होता क्या है कि उससे बचने के लिए जो हम ट्रीटमेंट लेते हैं पहले या फिर बाद में, ठीक है, ताकि दोबारा से ना हो, तो उसका प्रोफाइलैक्सिस नाम देते हैं। सपोज़ अभी कोई हमको लग रहा है कि सिम्टम्स दिखे कि ये डिजीज़ होने वाली है, तो हमने दवाई खा ली, ठीक है, हमने उसको बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस। हमको ऐसा फ़ील हो रहा है, अभी तक कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं आ रहे बट हमको फ़ील हुआ, तो हमने जो दवाई ली उसका हमने बोला प्रोफाइलैक्सिस। अब हमने दवाई, हमको सिम्टम्स आ गए, उसके बाद हम कोई दवाई ले रहे हैं तो उसको ट्रीटमेंट बोलेंगे। लेकिन अगर ऐसे फ्यूचर में ना आए तो उसको बोलते हैं पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस, मतलब उससे बचने के लिए हमने जो फ्यूचर में फिर हमको वो फ्यूचर में दोबारा ना हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस। फिर हम बात करते हैं इसके प्रोफाइलैक्सिस और माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस क्या होती है। इसकी ट्रिक होती है ABCD। ए फॉर एंटी कन्वर्जेंट, बी फॉर बीटा ब्लॉकर, सी फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डी फॉर डिप्रेसेंट, बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट। तो हमारा एंटी कन्वर्जेंट में हमारा एग्जांपल आ जाएगा गाबापेंटिन, सोडियम वैलप्रोएट टोपिरामिड, जो कि हम माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ करते हैं, ठीक है। GTS गाबापेंटिन, T फॉर टोपिरामिड, S फॉर सोडियम वॉलप्रेट। फिर हम बात करते हैं ए हो गया एंटी कन्वर्जेंट, फिर हो गया बीटा ब्लॉकर मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं प्रोपानॉल, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में डेल्टियाजम, बीरापामिल ये सब होते हैं, तो बीरापामिल आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं एंटी डिप्रेसेंट में TCS होता है, जैसे कि एमिट्रिप्टिलिन, ठीक है, ये आ गया, ये माइग्रेन के अटैक्स को कम करने में हेल्प करता है। बस इसके लिए आज के लिए इतना ही। प्रोफाइलैक्सिस हो गया, माइग्रेन का ट्रीटमेंट हो गया प्रॉपर।